नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 8 फरवरी 2026 है और माहौल में कह सकते हैं एक अजीब सी गर्मी है। गर्मी तो है। एक तरफ दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़े व्यापार समझौते का जश्न है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे हुए हैं जो सत्ता के गलियारों में हलचल मचा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश के किसान भी सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। बिल्कुल, ऊपर से देखने पर ये तीन बातें, मतलब एक व्यापार सौदा, कुछ पुराने दस्तावेज और किसानों का गुस्सा, ये सब बिल्कुल अलग लगती हैं। हाँ, कोई सीधा कनेक्शन नजर नहीं आता। लेकिन आज हमारी इस पड़ताल का मिशन यही है कि इन तीनों धागों को एक साथ बुना जाए। हमारे स्रोत जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसे समझने की कोशिश की जाए। एक ऐसी तस्वीर जिसमें भू राजनीति, पर्दे के पीछे की सौदेबाजी और आर्थिक मजबूरियों का एक बहुत ही जटिल जाल है। तो चलिए इस उलझे हुए जाल को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं कहानी के सबसे सनसनीखेज, सबसे चौंकाने वाले हिस्से से, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। यकीन मानिए, इसका कनेक्शन जितना गहरा है उतना शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लाखों पन्नों के ये दस्तावेज, ईमेल, फ्लाइट लॉग, संदेश, ये सब हमें बताते हैं कि वैश्विक शक्ति की सौदेबाजी अक्सर बंद दरवाजों के पीछे कैसे होती है। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन खुलासों का असर सिर्फ व्यक्तिगत अपराधों तक सीमित नहीं है। नहीं, ये एक तरह का वायुमंडलीय दबाव बनाते हैं। जब इन फाइलों में भारतीय सत्ता से जुड़े कुछ बड़े नामों का जिक्र होता है तो विपक्ष को सरकार के विवेक, उसकी अखंडता पर सवाल उठाने का एक बहुत मजबूत हथियार मिल जाता है। और इसमें कुछ नाम तो बहुत ही सीधे सीधे सामने आए हैं, जैसे भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम। हाँ, दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने 2017 से 2019 के बीच ट्रंप प्रशासन तक पहुंच बनाने के लिए एप्स्टीन से सलाह ली थी। और यहीं पर यह मामला असल में दिलचस्प हो जाता है। एक मिनट रुकिए। रिकॉर्ड्स के मुताबिक अंबानी ने एप्स्टीन से 23 मई 2019 को मुलाकात की थी। 30 मई 2019, ठीक उसी दिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ऐतिहासिक चुनावी जीत हासिल की थी। ये तो महज एक संयोग नहीं हो सकता है ना? संयोग कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, ये बैक चैनल डिप्लोमेसी का एक क्लासिक उदाहरण है। एक नई सरकार बन रही है और एक बड़ा उद्योगपति पारंपरिक राजनयिक चैनलों का इंतजार करने के बजाय सीधे एक ऐसे व्यक्ति के जरिए पहुंच बना रहे जिसकी पहुंच व्हाइट हाउस तक है। बिल्कुल। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एप्स्टीन ने बाद में स्टीव बैनन को बताया कि प्रधानमंत्री के एक प्रतिनिधि ने वॉशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों तक सीमित पहुंच की शिकायत की थी। अच्छा। अब भले ही विदेश मंत्रालय ने इन बातों को बकवास कहकर खारिज कर दिया हो, लेकिन इसने एक शैडो गवर्नमेंट की धारणा को हवा जरूर दे दी है। एक ऐसी सरकार जो आधिकारिक दफ्तरों के बाहर से चल रही है। हाँ, जहां असली फैसले कहीं और लिए जा रहे हैं। और एक दावा तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है जो प्रधानमंत्री की 2017 की इजराइल यात्रा से जुड़ा है। एक ड्राफ्ट ईमेल में एप्स्टीन ने कथित तौर पर यह दावा किया कि ये यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए एक सोची समझी परफॉर्मेंस थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत की विदेश नीति में इतना बड़ा बदलाव किसी बदनाम अपराधी के प्रभाव में किया गया। ये आरोप बहुत गंभीर हैं। और ये सिर्फ एक दो नामों की बात नहीं है। वेलनेस गुरु दीपक चोपड़ा का नाम 12 से ज्यादा मुलाकातों के लिए सामने आता है। और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी। हाँ, उनका नाम 2014 की एक निमंत्रण सूची में है। यहाँ एप्स्टीन सोशल प्रूफिंग का इस्तेमाल कर रहा था। वो इन प्रतिष्ठित नामों का इस्तेमाल व्हाइट हाउस के अधिकारियों को ये दिखाने के लिए कर रहा था कि उसकी पहुंच कितनी गहरी और व्यापक है। ठीक है, तो एक तरफ राजनीति की ये धुंधली और परेशान करने वाली तस्वीर है, और इसी माहौल के बीच 2 फरवरी 2026 को अचानक एक ऐसा व्यापार समझौता होता है जो सब कुछ बदल देता है। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता। इसका सबसे बड़ा और मुख्य बिंदु क्या है? इसका मुख्य केंद्र है अमेरिकी टैरिफ में भारी कमी। ट्रंप प्रशासन के दौरान भारतीय सामानों पर जो टैरिफ 50% तक पहुंच गए थे। हाँ, बहुत ज्यादा थे वो तो। उन्हें अब घटाकर 18% के बेसलाइन पर लाया गया है। ये कपड़ा, चमड़ा, घर की सजावट जैसे भारतीय निर्यात क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी है। तो ये तो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी। ये वो सेक्टर हैं जिनमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और जो पिछले कुछ सालों से संघर्ष कर रहे थे। और इस बड़ी राहत के बदले में भारत क्या दे रहा है? जाहिर है कुछ तो देना होगा। बदले में भारत ने एक बहुत व्यापक बाय अमेरिकन पहल के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इसे नाम दिया गया है मिशन 500। मिशन 500। हाँ, इसके तहत भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से $500 अरब की ऊर्जा, विमान, टेक्नोलॉजी और कोयला खरीदने का इरादा रखता है। एक मिनट, $500 अरब?
ये तो हमारे सालाना रक्षा बजट से भी कई गुना ज्यादा है। हाँ, रकम बहुत बड़ी है। क्या हमारी अर्थव्यवस्था इतना बड़ा बोझ उठा सकती है? और हम खरीद क्या रहे हैं इतनी बड़ी रकम में? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये रकम बहुत बड़ी है और इसका बोझ भी पड़ेगा, लेकिन सरकार इसे एक निवेश के तौर पर देख रही है। निवेश? हाँ। किस तरह का निवेश? इसे भारत की एक बहुत बड़ी शॉपिंग लिस्ट समझिए। सबसे ऊपर है ऊर्जा, जिसमें कच्चा तेल, शेल गैस, LNG शामिल है, ताकि रूस पर हमारी निर्भरता कम हो। बिल्कुल। फिर है हवाई जहाज, बोइंग से कमर्शियल एयरक्राफ्ट, जो भारत के विकसित भारत एविएशन प्लान को पंख देंगे। और टेक्नोलॉजी? और सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी, GPU, डेटा सेंटर उपकरण, यानी वो दिमाग जो भारत को AI और डिजिटल सेवाओं का ग्लोबल हब बनाएगा। अच्छा। इसके अलावा कृषि उत्पाद और कीमती धातुएं भी हैं, ताकि हमारी सप्लाई चेन चीन पर निर्भर न रहे। तो ये सिर्फ खरीदारी नहीं है, ये दोनों अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से कसकर जोड़ने की एक रणनीति है। ठीक है, तो बड़े उद्योगपति, एविएशन सेक्टर, टेक कंपनियां, ये सब तो जाहिर तौर पर जश्न मना रहे होंगे। हाँ, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा अवसर है। लेकिन अगर हम दिल्ली के आलीशान दफ्तरों से निकलकर पंजाब और हरियाणा के खेतों की तरफ देखें, तो वहां तस्वीर बिल्कुल अलग और काफी डरावनी नजर आती है। बिल्कुल। किसान यूनियनें इस सौदे को धोखा और आर्थिक उपनिवेशीकरण का खाका कह रही हैं। फरवरी 2026 में पंजाब और 18 अन्य जिलों में जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं, क्या ये सिर्फ कीमतों को लेकर है? नहीं, ये सिर्फ कीमतों की बात नहीं है। ये शून्य टैरिफ वाली दुनिया में भारतीय किसान के अस्तित्व की लड़ाई है। और विवाद का मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु है अमेरिकी डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्यूबल्स, यानी DDGS, और सोयाबीन तेल के लिए भारतीय बाजार को पूरी तरह से खोल देना। DDGS, ये नाम सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। आम किसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसे सरल शब्दों में समझते हैं। DDGS मक्के से एथेनॉल बनाने के बाद बचा हुआ एक हाई प्रोटीन उत्पाद है, जो पशुओं के चारे के काम आता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? चिंता के दो मुख्य कारण हैं। पहला, अमेरिका में ज्यादातर DDGS GM यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्के से बनता है। ओहो। भारतीय किसानों को डर है कि पशु चारा की आड़ में इसे आयात करने की अनुमति देना GM फसलों के लिए एक पिछला दरवाजा खोलने जैसा है। और एक बार ये हमारी खाद्य श्रृंखला में आ गया तो इसे निकालना नामुमकिन होगा। बिल्कुल। और दूसरा कारण पूरी तरह से आर्थिक है। अमेरिकी DDGS बहुत सस्ता है। कितना सस्ता? इतना कि जो भारतीय मक्का किसान अपनी फसल 2000 रुपए क्विंटल बेच रहा था, अमेरिकी चारे के आने के बाद उसे शायद 1200 रुपए भी ना मिले। मतलब सीधे सीधे 40% की चोट। वो तो प्रतियोगिता में टिक ही नहीं पाएंगे। टिक ही नहीं पाएंगे। और ऐसा लगता है कि आग में घी डालने का काम हाल ही में आए केंद्रीय बजट 2026-27 ने भी किया है। हाँ, किसान नेता इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। मतलब जो सेक्टर देश की लगभग 75% आबादी को पालता है, उसे कुल बजट का केवल 5.31% मिल रहा है। हाँ, 53.47 लाख करोड़ रुपए के बजट में से सिर्फ 2.84 लाख करोड़ रुपए। ये असंतुलन किसानों के गुस्से को और भड़का रहा है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सरकार पर सीधे सीधे अमेरिकी हितों की सेवा करने का आरोप लगाया है। और ये भावना अमेरिकी कृषि सचिव ब्रूक रॉलिंस के उस बयान से और भी बढ़ गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सौदा ग्रामीण अमेरिका में नकदी डालेगा। भारतीय किसानों के लिए इसका मतलब साफ था, ये पैसा उनके भविष्य की कीमत पर अमेरिका जाएगा। बिल्कुल। हर सौदे की एक कीमत होती है, तो इस $500 अरब के सौदे की सबसे बड़ी भू राजनीतिक कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? ऐसा लगता है कि वो कीमत रूस के साथ हमारे दशकों पुराने ऊर्जा संबंधों की है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। भारत 2024-25 में रूस से भारी छूट पर कच्चा तेल खरीद रहा था, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हो रहा था। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने ये साफ कर दिया था कि ये फायदा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% का रूसी तेल दंड तभी हटेगा जब भारत मॉस्को से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर देगा। ये तो एक तरह का अल्टीमेटम था। हाँ, और इसका असर 2026 की शुरुआत में ही दिखने लगा। भारत के कुल तेल आयात में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी गिरकर 33.7% रह गई। और इससे हमारे आयात बिल पर कितना असर पड़ेगा? अनुमान है कि इस बदलाव से भारत का वार्षिक तेल आयात बिल 6 से 11 अरब डॉलर तक बढ़ जाएगा। 6 से 11 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ। इसका मतलब तो पेट्रोल, डीजल से लेकर हर चीज की कीमतों में आग लगना तय है। असर तो पड़ेगा। लेकिन एक सवाल और है, क्या रक्षा सौदों पर भी इसका कोई असर पड़ा है?
क्या हमने रूस से पूरी तरह दूरी बना ली है? और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प विरोधाभास आता है। ऊर्जा के मामले में दूरी बनाने के बावजूद भारत ने रूसी रक्षा खरीद जारी रखी है। अच्छा। हाँ, फरवरी 2026 में ही पुष्टि हुई है कि S-400 मिसाइल प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन मई 2026 तक भारत आ जाएगा। ये एक स्ट्रैटेजिक हेज है। लेकिन क्या ये दो नावों पर पैर रखने जैसा नहीं है? क्या अमेरिका इस बात से नाराज नहीं होगा? जोखिम तो है, लेकिन यही कूटनीति है। इसे एक तरह का रणनीतिक बीमा समझिए। आप अपनी सारी सुरक्षा एक ही देश से नहीं जोड़ सकते। तो व्यापार के लिए अमेरिका से दोस्ती और अपनी हवाई सुरक्षा के लिए रूस का हाथ थामे रहना, यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बचाने की एक बहुत ही महीन कोशिश है। एक संदेश है कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन आपके अधीन नहीं हैं। सही बात है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके दुनिया की बिसात को देखना होगा। ये मतलब ये वैश्विक व्यापार व्यवस्था को लेकर फैली एक तरह की निराशा के माहौल में हुआ। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने कई पारंपरिक सहयोगियों को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। जैसे जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोपीय देशों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। बिल्कुल। तब यूरोपीय संघ को समझ आ गया कि उन्हें दूसरे रणनीतिक साझेदार खोजने होंगे। और यहीं पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। एकदम। ये जो 27 जनवरी 2026 को भारत EU का FTA हुआ, ये सिर्फ एक और व्यापार समझौता नहीं था। तो क्या ये अमेरिका को एक संदेश देने का तरीका था? आप कह सकती हैं, ये व्हाइट हाउस की लेन देन वाली विदेश नीति की सीधी प्रतिक्रिया थी। भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बचाव का रास्ता। मतलब एक तरफ वॉशिंगटन को खुश करने के लिए रूस से दूरी, और दूसरी तरफ यूरोप के बाजार में अपने विनिर्माण के भविष्य को सुरक्षित करना। ये एक सिग्नल था कि अगर अमेरिका के साथ बात बिगड़ी तो हमारे पास दूसरा विकल्प तैयार है। और इस सब के लिए भारत ने घरेलू स्तर पर भी तैयारी की थी, जैसे कि शांति अधिनियम, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025। ये कानून पहली बार भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी और विदेशी भागीदारी के लिए खोलता है। और ये अमेरिकी परमाणु कंपनियों की एक लंबे समय से चली आ रही मांग थी। बिल्कुल, ये उस बड़े सौदे का एक हिस्सा था, एक ऐसा कदम जो अमेरिका को दिखाता है कि भारत व्यापार के लिए गंभीर है। तो इन सभी धागों को जोड़ने पर आखिर क्या तस्वीर उभरती है? स्रोतों के अनुसार यह हालिया भारत अमेरिका व्यापार सौदा एक मजबूरी का विवाह जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। भारत ने मिशन 500 का लक्ष्य साधा है और 18% की टैरिफ सीमा एक बड़ी जीत है, जिससे उसके विनिर्माण क्षेत्र को नई जान मिल सकती है। लेकिन ये लाभ ये बहुत बड़ी कीमत पर आया है। हाँ, रूस से ऊर्जा स्वतंत्रता की कीमत पर, और सबसे महत्वपूर्ण अपनी कृषि आबादी की स्थिरता की कीमत पर। और एप्स्टीन फाइल्स इस बात की एक डरावनी याद दिलाती हैं कि कैसे बैक चैनल हस्तक्षेप और पर्दे के पीछे की सौदेबाजी अक्सर इन बड़े समझौतों को दिशा देती है, और जिनकी असली कीमत आम नागरिक को चुकानी पड़ती है। और अब जब 12 फरवरी 2026 को एक देशव्यापी आम हड़ताल होने वाली है और किसान यूनियनें 2020-21 जैसे बड़े और लंबे विरोध प्रदर्शनों की तैयारी कर रही हैं, तो इस व्यापार सौदे की स्थिरता पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। अंत में यह एक विचारणीय प्रश्न उठता है, क्या $30 ट्रिलियन के अमेरिकी बाजार तक पहुंच भारत के अपने ग्रामीण इलाकों में व्यापक अशांति और उसकी मानवीय लागत के भारी जोखिम के लायक है? यह एक ऐसा दांव है जिसका नतीजा आने वाले महीनों और सालों में ही पता चलेगा।